जी, अभी हम पढ़ेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? जैसे अभी हम कुछ देर पहले पढ़ रहे थे कि डिफरेंट डायमेंशंस जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि जो 2D और 3D डायमेंशंस थी, उसके अंदर हमने देखा था कि काफ़ी सारी शेप्स जो हैं वो हमें नज़र आई थी, जिसमें स्क्वायर था, इसके अलावा रेक्टेंगल था और पैरेललोग्राम था। इसके अलावा हमने देखा था कि ट्रायंगल था, लेकिन हमने उसमें बताया था कि उसकी साइड्स को जो उसकी साइड्स होती हैं उनको ए बी सी का नाम दिया जाता है, और उनको अभी हम इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ट्रायंगल हमने उसमें देखा था। इसके अलावा हमने सर्कल देखा, और एक और चीज़ है ट्राइपीजियम। ट्रापीज़ियम शेप अभी मैं थोड़ी सी बना देता हूँ, बाद में इसको साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। ये एक शेप है, और इसके आप यूँ समझ लें कि ये इस तरह की शेप है। ठीक हो गया, तो इसको ट्रापीज़ियम कहते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि जितनी ये शेप्स हैं इनमें इनका पेरीमीटर, सबसे पहले तो हम देखेंगे पेरीमीटर होता क्या है, और फिर पेरीमीटर को किस तरह मेजर किया जाता है। हर एक शेप का हम सेपरेटली इसको स्टडी करते हैं। मेजरमेंट ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जितने भी ये ऑब्जेक्ट हैं इनकी जो आउटर बाउंड्री है, यहाँ से लेके ये चारों तरफ ये जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ, तो ये जितनी मेजरमेंट है इस सारी मेजरमेंट को जो है हम कहते हैं पेरीमीटर कहते हैं। इसी तरह ये ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना इसकी पैमाइश है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी इसकी है, और यहाँ से लेके यहाँ कितनी, तो इस सारी को टोटल को जो हम सम अप करते हैं तो इसको पेरीमीटर कहा जाता है। इसी तरह जो सर्कल होता है, सर्कल के अंदर पेरीमीटर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि सर्कल के अंदर हम पेरीमीटर को इन सर्कल वी कॉल पेरीमीटर एज सर्कमफेरेंसेस। ठीक हो गया, इसको हम सर्कमफेरेंसेस कहते हैं, और ये इसको सी से लिखा जाता है। इसका बाद में फार्मूला जब हम इस पर पहुंचेंगे तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले हम स्क्वायर को डिस्कस, अब स्क्वायर का अगर आप देखें तो इसके चारों साइड्स जो होती हैं, ये जो इसकी लेंथ्स होती हैं ये बराबर होती हैं। स्क्वायर इसीलिए हम उसको कहते हैं कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल लेंथ्स आर इक्वल, तो इसलिए इनको जितनी साइड्स होती हैं इनको लेंथ ही कहा जाता है। ठीक है, और इसको एल से हम डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर देखें तो एक स्क्वायर के अंदर क्योंकि चारों साइड्स बराबर होती हैं और सारों को एक ही नाम दिया जाता है, लेंथ का नाम दिया जाता है, तो इसलिए पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर होता है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ये क्या होता है, कितनी लेंथ है, 4 है, तो इन सारों को हम आपस में ऐड करेंगे, यानी कि लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ। तो देखें 4 लेंथ है, तो चारों जब ऐड होंगी तो क्या बन जाएगी, 4L बन जाएगा। ठीक हो गया। अब फर्ज करें अगर इसकी लेंथ की जो मेजरमेंट है वो होती है 3 सेंटीमीटर होती है, 3 सेंटीमीटर, तो आप देखें ये क्या बनेगा, 3 4 टाइम आप 3 लिखें, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, या इसको आप सीधा लिख दें 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये आंसर क्या आएगा, 12 ही आएगा। ठीक हो गया, 12 सेंटीमीटर आप लिख दें। इसी तरह जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड यानी कि दोनों आपस में इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल है, और हमें 90 के एंगल्स बने हैं, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था। ये इसमें जितने एंगल्स बनते हैं ये 90 के एंगल्स बनते हैं। जैसे स्क्वायर के अंदर भी तमाम एंगल्स जो होते हैं वो 90 के एंगल बनते हैं, यानी इनको ये राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल ऐसी शेप्स को कहा जाता है कि जिनके अंदर 90 का एंगल बन रहा हो। तो ठीक है, ये जो रेक्टेंगल होती है ये हमारी राइट एंगल होती है, इसके साथ चारों साइड पे जो एंगल्स बनते हैं वो 90 के ही बनते हैं। तो इसमें अपोजिट साइड पे क्या होती हैं, ये लेंथ होती हैं, और इधर अपोजिट साइड पे क्या होती हैं, विड्थ होती हैं। तो अब इसके अंदर क्या दो चीज़ें आ जाती हैं, लेंथ होती है, लेंथ एंड ब्रेथ आप कह लें या विड्थ कह लें, दो चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो अब अगर हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कितनी इसके अंदर लेंथ आ रही है, 2 लेंथ आ रही है ना, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेथ है, और ये भी ब्रेथ है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो टोटल कितनी लेंथ हो गई है, 2 लेंथ्स हो गई हैं, और ब्रेथ कितनी हो गई है, 2 ब्रेथ हो गई हैं। इसको मजीद शॉर्ट करके हम क्या करते हैं, 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ आ जाएगी। तो इस तरह अगर फर्ज करें, हम कहते हैं कि लेंथ इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर कह देते हैं कि लेंथ इज़ इक्वल टू 3 कर देते हैं, और ब्रेथ इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर कर देते हैं।
तो देखें इसमें ये किसी भी फार्मूले के अंदर आप डालें, इसके अंदर डाल दें तभी वही आंसर अगर डाल दें, तभी यहाँ डालें तो ये तभी ये अगर हम ये लिखेंगे इसके सामने हम लिखते हैं कि 2 लेंथ क्या है हमारे पास 3 + 2 5 हो गया, तो ये 2 × 5 = 10 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर निकला है। इसी तरह पैरेललोग्राम में बाकी सारा सेम ही होता है, लेंथ और अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, सिर्फ इसमें 90 का एंगल नहीं बन रहा होता है, इसलिए इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी भी मेजरमेंट लेने का जो पेरीमीटर की है वो सेम फार्मूला है। आगे हम आ जाते हैं ट्राइंगल्स के ऊपर। तो ट्राइंगल में अगर आप देखें तो 3 साइड्स आपके पास होती हैं, तो इनमें से इन साइड्स को जो नीचे वाली होती है इसको अमूमन हम इसका नाम बी ही लिखते हैं, और इस साइड पे जो होती है इसको ए कहते हैं, और इस साइड पे जो होती है इसको सी कहते हैं। तो ये आप आपस में बदल सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बेशक ए इसको कहें उसको कहें, लेकिन हम जनरली क्या करते होते हैं कि जो नीचे आपके सामने जो स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको बेस कहा जाता है, ताकि बेस से बी बन जाता है, और दोनों ये साइड्स होती हैं इनको ए और सी कह देती हैं। ठीक हो गया, तो इसमें भी इनका सेम फार्मूला है। इसको जो आप पेरीमीटर लेंगे तो इसका P = A + B + C हो जाएगा। ठीक हो गया, और आगे आ जाता है सर्कल आ जाता है। तो सर्कल से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्राइपीजियम को। तो ट्राइपीजियम की अगर आप देखें तो इसके अंदर चूँकि हर साइड दूसरी साइड से मुख्तलिफ होती है। अब फर्ज करें ये वाली जो ब्रेथ है इस ब्रेथ के साथ बराबर नहीं है, ये वाली लेंथ जो है वो इस लेंथ के बराबर नहीं है। तो इसमें क्योंकि कोई लेंथ कोई ब्रेथ आपस में बराबर नहीं होती, तो इसका जो आप पेरीमीटर लेते हैं तो उसके पेरीमीटर लेने का भी सेम फार्मूला होगा, जो जिस तरह हम ट्रायंगल का लेते हैं। इसमें से जिसकी मर्जी है साइड को आप A B C और D कह लें। अमूमन मैंने जैसे कहा कि जो चीज़ हमारे सामने आ रही होती है और बेस की तरफ होती है इसको हम B कहते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, इसको आप A कह लें, इसको C कह लें, और इसको आप D कह लें। ठीक हो गया, A B C और D इस तरह आपका ये बन जाएगा। तो बेस एक्चुअली हम B हमेशा कोशिश करते हैं कि बेस को B कहा जाए, ताकि हमारा एक तरीका बन जाता है, फिर हमें ईजी रहता है जब भी हम कोई शेप बनाते हैं तो हमारे सामने जो बेस की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही होती है हम उसको बेस या बी कह देते हैं। तो इसको भी सेम जिस तरह हमने ट्रायंगल का तमाम उसकी साइड्स को सम किया है, इसी तरह इसकी तीनों साइड्स को भी हम आपस में ऐड कर देंगे। तो A + B + C और +D करेंगे तो इस तरह ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा। और जो यूनिट इसकी होगी वो जो गिवन डाटा आपके पास गिवन डाटा होगा, जो प्रोवाइडेड डाटा होगा उसके अंदर वो यूनिट उसके लिखे होंगे। अगर सेंटीमीटर्स में तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे, मिलीमीटर्स में तो आप मिलीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे, किलोमीटर है तो किलोमीटर लिखेंगे, इसी तरह का यार्ड है तो उसी तरह यार्ड लिखेंगे, फीट है तो आप फीट लिखेंगे। मतलब डिपेंड करता है कि आपको जो प्रोवाइडेड डाटा है वो किस शेप में दिया गया। अच्छा, अब हमारे पास स्क्वायर भी डिस्कस हो गया, रेक्टेंगल भी हो गया, उसके साथ साथ हमने पैरेललोग्राम भी डिस्कस कर लिया है, ट्रायंगल भी कर लिया, ट्रापेजियम भी कर लिया, ये पेरीमीटर हमने इसके नोट कर लिए हैं। अभी हम आ जाते हैं सर्कल की तरफ। तो सर्कल का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्कल के अंदर पेरीमीटर का जो नाम है उसे सर्कमफेरेंस कहा जाता है। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो भी डिफरेंट है, तो इसका फार्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं। तो C = 2πr। ठीक हो गया, 2πr। अच्छा, समटाइम क्या होगा कि आपको जो शेप दी हुई होगी उसके अंदर दो चांसेस होंगे, या तो आपको इसका डायमीटर दिया होगा या इसका आपको रेडियस दिया होगा। ये आर क्या है, ये रेडियस को शो कर रहा है। ठीक हो गया, और पाई की वैल्यू आपको पता ही है कि 3.142 जनरली हम इतना ही इसको लेते हैं। तो जहाँ भी पाई का आता है वहाँ पर माइनर्स डेसिमल्स के अंदर फ़र्क आ रहा होता है। नॉर्मली ये छोटी जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं उसके अंदर ये डिफरेंस जो है वो शो नहीं होता, इसलिए हम 3.142 ताकि इसको अपनी कैलकुलेशन में शुमार करते हैं। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है 2πr। तो इसका जो दूसरा फार्मूला बनता है, अच्छा मैं बात कर रहा था कि कभी कभार आपको इसके अंदर या डायमीटर दिया होगा और कभी आपको रेडियस दिया होगा। अच्छा, अब रेडियस और डायमीटर को अगर आ जाए तो आप करेंगे क्या, आप देखें ये फार्मूला मैंने लिखा है, इसमें लिखा है 2πr, यानी कि यहाँ पर हमारे पास रेडियस होना ज़रूरी है। अगर वो हमें डायमीटर दे देते हैं तो देन क्या करें, जो डायमीटर होता है क्या, डायमीटर यह है कि ऐसा लाइन जो इसके सेंटर में से गुजरती हुई दूसरे एंड को जाके सर्कल की दूसरी साइड को हिट करे, इस पूरी लाइन को हम कहते हैं डायामीटर। ठीक हो गया, और अगर इसी सर्कल जो डायामीटर है इसको हाफ कर दें, हाफ इसका कहाँ होगा, ज़्यादा जो सेंटर है, सेंटर से जो इसके बाहर जाके कहीं से भी ये टकराता है, इधर हो किसी जगह पर भी हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रेडियस। ठीक हो गया, तो इस फार्मूले के अंदर हम लिखते हैं 2πr। और लेकिन अगर आपके पास डायमीटर दिया तो आप इसका डायमीटर का फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें πd है। अब d क्या होती है, d = यानी कि डायमीटर किसके बराबर होता है, 2 रेडियस के बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। और इसी तरह रेडियस किसके बराबर होता है, डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि उसको हाफ कर देंगे, डायमीटर इसको मैं हाफ कर दूंगा, ये तो ये क्या बचेगा, रेडियस बचेगा। इसी तरह अगर मेरे पास रेडियस गिवन है तो इसको मैं डबल कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह ये कभी कभार आपके पास वैल्यू जो है डायमीटर और रेडियस में आ जाती हैं, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों फार्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
कोशिश किया करें कि अगर आपके पास डायामीटर भी आ जाए तो उसको आप रेडियस के अंदर कन्वर्ट कर लें, जो भी वैल्यू हो उसको डिवाइडेड बाई 2 कर लें तो वो आपका रेडियस बन जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे पेरीमीटर, और इसमें जितनी शेप्स हैं वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। बाकी अभी हम आगे बाकी चीज़ों को भी देखते हैं इंशाल्लाह। जी, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एरिया। तो जो हमने डायमेंशंस पढ़ी थी उसमें हम 2D शेप्स जो है उसको ही डिस्कस कर रहे हैं अभी तक।